मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, MSc कॉलेज भरतपुर, MA उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित नाटकों में से मैं भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी के वैचारिक परिप्रेक्ष्य पर इस वीडियो में वार्तालाप कर रहा हूँ। जो बात कौवा और कोयल, पंडित और मूर्ख में विवेक करने की भारतेंदु जी नाटक में कर रहे हैं, हमने पहले वीडियो में बताया। निश्चय ही वह एक कुव्यवस्था कहलाएगी। अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन इस विवेक का वैचारिक आधार क्या हो, यह सवाल उठाना भी स्वाभाविक है। भाई ऊंच नीच या दूसरे संदर्भों में उसके आधार पर विवेक नहीं कर रहे, इनके बीच पीछे वैचारिक आधार क्या हो कि इनमें विवेक करके कैसे इनका कलह करें, तो इसका उत्तर हमें प्रहसन के 5वें दृश्य में मिलता है। इस दृश्य की शुरुआत गोवर्धन दास के गीत से होती है। इस गीत की ये पंक्तियां दृष्टव्य हैं। ऊंच नीच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे, कुल मर्यादन मान बड़ाई, सवै एक से लोग लुगाई, जात पात पूछ नहीं कोई, हर को भजे सो हर को होई, वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक कर जाना, धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याव सदाई। गोदुज श्रुति आधर नहीं हो ही, मानव नृपत विधर्मी कोई, ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानव ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। दरअसल गीत की ये जो पंक्तियां हैं, अगर हमें तीसरे दृश्य के दोहों के साथ रखकर पढ़ें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य व्यवस्था की उनकी आलोचना का वैचारिक आधार क्या है। राज्य व्यवस्था की उनकी आलोचना का वैचारिक आधार क्या है, और यहाँ वे उस सामंती व्यवस्था के टूटने का दुख प्रकट कर रहे हैं जो वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवाद पर आधारित थी। ऊंच नीच के बीच व्याप्त होने वाली एकता की आलोचना इसी वर्णवादी दृष्टिकोण से की जा रही है, जिसको कुल मर्यादा के खत्म होने की बात कहकर दोहराते हैं। अगली पंक्ति में वे फिर जात पात के खत्म होने की पीड़ा व्यक्त करते हैं, और जब वे कहते हैं कि गाय ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथों के प्रति आदर नहीं रह गया है, मानो कोई विधर्मी राजा हो, तो वे स्पष्ट रूप से पुराणपंथी ब्राह्मणवाद के प्रति घटते सम्मान पर ही दुख व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ भारतेंदु द्वारा प्रस्तुत की गई भावना कमेवोस वैसी ही है जैसी तुलसीदास के रामचरितमानस में कलयुग वर्णन के रूप में मिलती है। यह भारतेंदु पर पुनरुत्थानवाद के स्पष्ट प्रभाव का द्योतक है। तो उस समय की भारतेंदु की नवीन चेतना, नवीन राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवादी चेतना, जो उसमें बहुत सारे रूढ़िवादों को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ों परंपराओं को से मुक्ति की बात कही, वहाँ कहीं न कहीं उनकी ये सीमा है कि इस जाति वर्ण व्यवस्था में वो जो टूट रही है, पूंजीवाद को केंद्र में आने पर पुनरुत्थानवाद का इसमें स्पष्ट रूप से उनका प्रभाव है। यह भारतेंदु की अपनी एक सीमा है। पर चूँकि वैचारिक पक्ष में भारतेंदु की बात हो रही है, तो हम उन सारे पहलुओं पर बात करेंगे जिनसे भारतेंदु की वैचारिकी का निर्माण हुआ, और उनकी उस वैचारिकी को उनके साहित्य में किस तरह अभिव्यक्ति मिलती है।
अब भारतेंद्र की जो पुनरुत्थानवादी सोच की हम बात यह कर रहे थे कि क्या वो केवल पुनरुत्थानवादी ही हैं। पुनरुत्थानवाद की तो बात आ गई वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में, लेकिन क्या वो पूरी तरह पुनरुत्थानवादी हैं या इस तरह के विचार वो क्यों लाए। तो थोड़ा सा हम इस पर कह सकते हैं कि तत्कालीन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था की आलोचना सिर्फ पुनरुत्थानवादी दृष्टि से ही नहीं करते हैं वो, बल्कि इस नाटक में उन्होंने अंग्रेजी राज की उन बुराइयों का उल्लेख भी किया है जो शोषणवादी व्यवस्था की सूचक हैं। तो केवल वो पुनरुत्थानवाद को ही इसमें स्थापित नहीं करना चाहते, वो छोटा सा पहलू है वो अंग्रेजी राज की मूलभूत उन बुराइयों का उल्लेख भी इसमें करते हैं जो शोषणवादी व्यवस्था के सूचक हैं। मसलन वे लिखते हैं, इस अंधेर नगरी में सच्चे लोगों को कोई नहीं पूछता, वे बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि जो छल कपट करने वाला है उसका वर्चस्व कायम है। तो एक बहुत बड़ी बात, अंधेर नगरी में जो सच्चे लोग हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, और यहाँ पर जो जिस वर्ग का वर्चस्व कायम है वो वर्ग है छल कपट और प्रपंचों को रचने वाला वर्ग, उसकी कीमत यहाँ बढ़ गई है। जो बाहर से तो सभ्य नजर आते हैं, यह लोग सफ़ेदपोश लगते हैं बाहर से तो, लेकिन जिनके दिल में छल कपट भरा है, राजा की सभा में भी उन्हीं का बोलबाला है, वे ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उन्हीं को तरह तरह के पद हासिल हैं। यहाँ छली कपटी लोग एकजुट हैं, उनकी जितनी भी आलोचना की जाए लेकिन उन पर कोई असर नहीं होने वाला। उस युग में या राज्य व्यवस्था में छली कपटी लोगों का चारों तरफ प्रभाव और उनकी शक्ति का बोलबाला है। भारतेंद्र इस बात पर दुख व्यक्त करते हैं कि ऐसा युग आ गया है जब हृदय में चाहे जितना मैल हो, लेकिन बाहरी चमक दमक की ही पूछ है, जहाँ धर्म और अधर्म एक सा दिखाई देता है। तो देखिए आप, जो भारतेंद्र युगीन समाज का अंग्रेजी राज की व्यवस्था का जो प्रश्न है, उसमें उस व्यवस्था में जो लोग दिखावा परस्त लोग, ऊपरी सफ़ेदपोश, वो व्यवस्था में दमदार हैं, अपनी चमक दमक के बल पर उनकी चारों तरफ पूछ है, और जहाँ धर्म और अधर्म एक सा दिखाई देता है, और राज की बागडोर राजा के हाथ में नहीं वरन नौकरों चाकरों के हाथ में। राजा तो वहाँ कठपुतली सा ही लगता है, इसको बुलाओ उसको सजा दो, इसको बुलाओ उसको सजा दो, और जब चाहता है मंत्री, अरे यार ये तो राजा मूर्ख है, इसको रोको, और सजा उसी पर रुकवा देता है वो जहाँ सजा चाहता है। तो कुल मिला के बात यही है कि जो राज की बागडोर है वो राजा के हाथ में नहीं है। युग के ये व्यवस्था के यथार्थ को यहाँ प्रकट करते हैं, वरन नौकर चाकर या कहें कि नौकरशाही के हाथ में है, जहाँ इतनी अंधेर गर्दी मची है कि ऐसा लगता है मानो राजा विदेश में रहता है। भारतेंदु बहुत आसानी से गीत के माध्यम से किस बात को कह गए हैं कि ऐसी भागम भाग मची है और यहाँ पर इतनी अंधेर गर्दी मची है, अंधेरा इतना गहरा गया है, ऐसा लगता है कि राजा मानो विदेश रहता हो। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, और यहाँ पर भारत में शासन करने की शक्तियों को समाप्त कर देती हैं और यहाँ की राज व्यवस्था को या यहाँ की सत्ता को अपने हाथ में सीधे ले लेती है, अपने नियंत्रण में। और 1858 के बाद वायसराय यहाँ आते हैं और महारानी विक्टोरिया के नाम पर एक बड़ी नौकरशाही की फौज भारतीयों पर शासन करती है। तो वो नौकरशाही या पूरे शक्तिशाली। तो भारतेंदु का संकेत उधर ही है, ऐसा लगता है मानो राजा विदेश में रह रहा हो और नौकरशाही ने चारों तरफ अंधेर गर्दी मचा रखी हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई यह आलोचना तत्कालीन साम्राज्यवादी राज्य व्यवस्था के कुप्रशासन की आलोचना है।
साम्राज्यवाद पूंजीवाद की एक विकसित अवस्था है। इस आलोचना में उनका स्वर यथार्थवादी है और तत्कालीन व्यवस्था के उत्पीड़क रूप को उजागर करती है। इस प्रकार भारतेंदु एक और तत्कालीन राज्य व्यवस्था के जन विरोधी और शोषक उत्पीड़क ढांचे के टूटने पर तत्कालीन राज्य व्यवस्था के जन विरोधी और शोषक उत्पीड़क ढांचे के टूटने का दुख व्यक्त करते हैं। वहीं वे ब्राह्मणवादी सामंतवादी ढांचे के टूटने का दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वो इस ब्राह्मणवादी सामंतवादी ढांचे को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। अगर ऐसा होता तो वे इसी नाटक के आरंभ में निम्नलिखित पंक्तियां नहीं कहते। मान्य योग्य नहीं होत को रो पद पाए, मान्य योग्य न रते जे केवल परहित जाए। या ऊंच नीच का भेद उसके पद या जन्म से नहीं करते, वरन इस बात से कर रहे हैं कि वही व्यक्ति मान्य अर्थात उच्च है जो दूसरों के हित के लिए जीता हो। इसी तरह वे अपनी रचनाओं में पंडितों के कुकृत्यों की आलोचना भी करते हैं और जाति पाति से मुक्त होने की मांग भी करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यह स्वीकार न होगा कि अंधेर नगरी में भारतेंदु के वैचारिक परिप्रेक्ष्य में ये थोड़े बहुत अंतर्विरोध उभरते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अंग्रेजी राज व्यवस्था की जो शोषण दमनकारी नीतियाँ और नौकरशाही के जो अत्याचार हैं वो सब उनकी वैचारिकी में पूरी तरह से बिल्कुल विन्यस्त हैं। और यहाँ जो पैसे को उन्होंने केंद्र में बाजारवाद और जो पूंजी की स्थिति को यहाँ जो पैदा किया है उस व्यवस्था से भी वो कहीं न कहीं असंतुष्ट नज़र आते हैं। और यहाँ वो थोड़े बहुत जो वर्ण व्यवस्था संबंधी पुनरुत्थानवादी विचार हैं वो थोड़े बहुत उनको कहीं प्रभावित करते हैं। तो कुल मिलाकर नाटक को बहुत कह सकते हैं भारतेंदु के युग के यथार्थ को स्पष्ट करने वाला और उनकी वैचारिक के सूत्रों को इस रूप में सामने लाता है कि नाटक की प्रासंगिकता आज भी पूरी तरह से बनी हुई है। आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगले मुख्य बिंदु पर अगले तो उसमें वीडियो में बात करेंगे। उनकी वैचारिक का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।